द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर साहब 1947 में लाहौर में पैदा हुए, तो इनकी उम्र पाकिस्तान से चंद महीने ज़्यादा है। ये फरवरी में पैदा हुए और पाकिस्तान अगस्त में बना। तो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और उसके बाद स्वीडन से पीएचडी की और वहीं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे और आजकल प्रोफेसर इमेरिटस हैं। तो इश्तियाक साहब, पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए हैं, तो ये बहुत मुनासिब मौका है कि हम इसका हिसाब करें कि हमारे सक्सेसेस क्या हैं, फेलियर्स क्या हैं, कामयाबियां क्या हैं, नाकामियां क्या हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। जी। तो सर, हम अगर तालीम से शुरू करें जी। कि तालीम में आज भी हम बहुत पीछे हैं। हमारा लिटरेसी रेट जो है सरकारी तौर पर कहा जाता है कि 60% है और हमारे हमसाए जो हैं, मसलन इंडिया का लिटरेसी रेट जो है इस वक्त 80% के करीब है। श्रीलंका का उससे भी ज्यादा है, 90% से भी ऊपर है। तो हमारे इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे वो स्कूलों से बाहर हैं। तो इसके बावजूद ऐसा लगता है कि पूरा मुआशरा जो है वो बिल्कुल एपथी का शिकार है, बेहिसी का शिकार है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि हम तालीम में कितना पीछे रह गए हैं। देखें, अवाम को में एपथी है या नहीं है, गरीबों के अंदर तो हमेशा सरवाइव करने की स्ट्रगल चलती रहती है। ये तो स्टेट होती है, स्टेट्समैन होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए चंद इनपुट्स डालती हैं, जिनमें से एजुकेशन एक बहुत बड़ा तरीका है कि जो लोग हिस्टोरिकली पीछे रह गए उनको इक्वल, वो क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए उनकी एजुकेशन बेस जो है वो ब्रॉडन की जाए और उनको आगे लाया जाए। पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं दी गई। और आप कहते हैं कि 60% लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का। आई वुड डाउट दैट वेरी मच। मुझे लगता है कि ये 40 और 50 के अगर दरमियान भी है तो ये बहुत एक अचीवमेंट है, कंपेयर टू द फैक्ट कि बेनज़ीर ने अपनी हुकूमत में कहा था कि 30% से कम है हमारा लिटरेसी रेट। और उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो उससे ज़्यादा बच्चे लोग पैदा कर देते हैं, तो स्कूलों के बनाने का रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वही एक क्या कहते हैं, बैलेंस में नहीं है। दैट वाज हर एक्सप्लेनेशन। आई एम नॉट सेइंग कि वो वाहिद एक्सप्लेनेशन है। हमारा सारा एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी एकेडमिक जो एक अपना फ्रेम ऑफ माइंड बन चुका हुआ है ना, खास तौर पे आप कह सकते हैं अफगान जिहाद के बाद जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई, तो एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। मदरसों को फैलाने के अंदर और मिलिटेंट इस्लाम को जो है लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इंस्टिल करने के, वहां से ये सुसाइड बॉम्बर्स भी आए। वी नो द होल स्टोरी, ये क्या होता रहा है। तो 60% इवन इज अ टॉल क्लेम। आई वुड डाउट इट वेरी मच। और अगर औरतों और मर्दों का देखा जाए तो खास तौर पे बलोचिस्तान में मेरे स्टूडेंट भी हैं, विमेन ओनली 27%। बाकी पाकिस्तान के सूबों का मुझे नहीं पता। तो इसमें भी बैलेंस नहीं है। और लिहाजा एजुकेशनली देखें, मैं तो कई साल अब पाकिस्तान में आके पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल साइंस इज नॉट माय फील्ड, लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त, फॉर्मर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, हसन अमीर शाह साहब, प्रोफेसर परवेज हूद बॉय और कई लोग मेरे करीबी दोस्तों में जो हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो साइंस को कोई इंकरेजमेंट है ही नहीं। तो ये नेचुरल साइंसेस का सत्यानाश तो वेल नोन है। वो पानी से कार चलाने वाला जो मुआवजा था, दैट वाज द ओनली थिंग वी सॉर्ट ऑफ क्लेम्ड, और वो भी बोगस साबित हुआ। सोशल साइंस को तो मैं खुद जानता हूँ।
मैंने पीएचडीज देखी हैं जो कि हाइपोथेसिस इज 1 और 2 सेंटेंसेस, 4 सफ़े जो हैं वो हाइपोथेसिस हैं, विच इज एक्चुअली अ डिस्क्रिप्टिव, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड, ये वो कुछ यहाँ पे तमीज नहीं है कि कैसे हाइपोथेसिस होते हैं, क्या थ्योरी का रोल होता है, सोशल साइंस थ्योरी में और नेचुरल साइंस थ्योरी में फर्क क्या है। अगर हम हिस्ट्री में आ जाएं तो हमारी हिस्ट्री की भी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी मॉडेस्ट है। ठीक है, चंद हिस्टोरियंस ने करते काम ऑनेस्टली हैं, लेकिन जहां आपको आपका पहले ही कंक्लूजन निकल गया हो और उसके मुताबिक आप एविडेंस कलेक्ट करते फिरे, तो वो क्या हिस्ट्री होगी। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके कंक्लूजन पहले होते हैं और रिसर्च बाद में होती है। जो हम सोशल साइंस में हैं, हमारे हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइबल होते हैं, यू कैन विद एविडेंस शो कि ये ऐसे नहीं है, सो दे आर ओपन टू करेक्शन ऑल द टाइम। लेकिन पाकिस्तान की सोशल साइंस, पाकिस्तान की हिस्टोग्राफी, वो तो सेल्फ राइचियस बुनियादों पे की गई है। साइंस में मैंने आपको अपने 2 करीबी दोस्तों का, जो साइंस के बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के, उनका जिक्र कर दिया है। तो वेयर इज द लाइट? नोवेयर। और अब देखें, जो मुझे उसका दुख हुआ, ये जो इन्होंने इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी में कुरान शरीफ के 30 सपारे और अहदीस का पूरा लिटरेचर स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा, हाँ जी, और उसमें इम्तिहान पास करना पड़ेगा। यार, जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री और सोशल साइंस की डिफिकल्टीज को आप तैयार करते हैं अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, वहां पे आप उनको इस रट्टा बुनियाद में भी डाल रहे हैं, तो यू आर ओवरलोडिंग द इंटेलेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स इन अ मोस्ट अनफेयर मैनर। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स कुछ एनलाइटेंड भी तो होती हैं ना। सोवियत यूनियन की जो थी अपना आइडियोलॉजिकल स्टेट, उसकी तो बुनियाद ही साइंस थी, एज अगेंस्ट वो क्या कहते हैं, मिस्टिसिज्म या सुपरस्टिशन। ठीक है, उनका साइंस फिर एक आइडियोलॉजी के जद में आ गया और वो उनकी लिमिटेशन है, आई एग्री। लेकिन उन्होंने भी बहुत रिसर्च की, बहुत उनकी किताबें आज तक चलती हैं। पाकिस्तान के किस क्या कहते हैं स्कॉलर की किताब है जो दुनिया के अंदर रिफर की जाती है? गिव मी वन एग्जांपल। स्वाय मेरे मेरे तो अब हर जगह पे हो रही हैं, जी बिकॉज आई वर्क एज अ ट्रू सोशल साइंटिस्ट following its laws. My hypotheses, my theories are always open to correction. There is nothing predetermined about them. तो एजुकेशन में हमारी परफॉर्मेंस और पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारी एक्सप्लोजन, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई थिंक हमने कभी अपनी प्रायोरिटीज सही तरह फिक्स नहीं की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की सोवियत यूनियन की, जी। तो आपके इल्म में होगा कि 1957 में सोवियत यूनियन पहला मुल्क था जिसने पहला मसनूई सैयारा या सैटेलाइट फिजा में छोड़ा। स्पुतनिक। और हाँ। स्पुतनिक 57 जी में, जी और जी उससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया था और अमेरिकन बड़े हैरान हुए। वो ये कह रहे थे कि जी हम नहीं समझते थे कि सोवियत यूनियन साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस्ड कर गया है। जी जी और उन्होंने अपने सर एक्सपर्ट्स भेजे कि जाओ देखो इनका एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम देखो क्या पढ़ाते हैं ये। तो उनको पता चला कि वहाँ फिजिक्स और मैथ पर बहुत एम्फेसिस है। जी और हमारे यहाँ सर ये देखिए कि अभी इंडिया ने चंद्रयान के नाम से एक मिशन भेजा चांद पे, जो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गया, लेकिन नासा तक ने उनको कंग्रेचुलेट किया कि आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की। और अमेरिका ने जितना उस पर खर्च किया था उससे बहुत कम खर्चे पे उन्होंने वो मिशन लॉन्च किया। जी लेकिन हमारे जो थे उस वक्त के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, बजाय इसके कि आप उसको सीरियसली लें। आप अपनी टीम भेजते कि इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरह पढ़ाया जाता है, तो उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है और उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया। तो जी सर, आपके इल्म में होगा कि इंडिया में बड़े अच्छे इदारे जो 50s में बनना शुरू हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और जी पूरी दुनिया में उनको एडमायर किया जाता है। मतलब बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपको एक इदारे से रिक्रूटमेंट करने की इजाजत दी जाए तो वो कौन सा होगा,
जी। तो उसने कहा आईआईटीज। वाह वाह। या पिछले दिनों सर मैंने परवेज हुद भाई साहब का इंटरव्यू किया, और वो इंडिया को कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं। जी तो जी। उन्होंने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो आईआईटी से भी बेहतर है। इमेजिन, अच्छा अगर ये तो दुरुस्त है। जी और उन्होंने महल एक और इंटरव्यू में भी कहा कि अमेरिकन जो एलीट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ज्यादा चाइना के अंदर भी जो स्टूडेंट लिए जाते हैं ना साइंस में, जी। वो इसी लेवल के होते हैं। तो इंडिया भी वही कर रहा है, चाइना भी वो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? और मोर सर ऑफ मोर ऑफ इस्लाम एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो आप देख लें, हमारे इसे मैं कहता हूं नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब वो नजर तो नहीं आती कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन जहां आप जहन को पाबंद कर दें एक यू नो प्री मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के अंदर, तो वहां से साइंटिफिक इनोवेशन कहां से आएंगी? अगर सारा कुछ पहले ही आपका 7वीं सदी में हो गया था, तो आगे बढ़ने की तो आपकी अर्ज ही नहीं है। इसलिए ये मैं जब आइडियोलॉजी पे जोर देता हूं, मेरे ख्याल से द पाकिस्तानी माइंड हैज बीन पुट इन प्रिजन बाय आवर गवर्नमेंट्स, बाय आवर पावर एलीट, एंड somebody has to understand that. फ्री पाकिस्तानीज टू थिंक क्रिटिकली। अगर आप क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, तो साइंस में, सोशल साइंस में आप क्या अचीव करेंगे? वही जो कि नेशनल नैरेटिव कहता है, उसके सपोर्ट में ही आप बार बार एक ही चीज प्रोड्यूस करते जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। या देर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। और सर ये भी देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है, जी। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्या कहते हैं भट्टा बैठ गया है उसका। बेशक। और उसका भी हमें कोई फिक्र नहीं है कि यार इसको कैसे रिवाइव करना है, इसको कैसे बेहतर बनाना है। और हम जो अपने फंडामेंटल असम्पशंस हैं उनको क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम्म। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24-25 अरब डॉलर पे फंसी हुई हैं पिछले 4-5 साल में, वही फिगर है। और अब देखिए बांग्लादेश, जिसको बास्केट केस कहा जाता था, जी हम जी। मजाक उड़ाते थे बंगालियों का कि उनको बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर लिया, आज वो 16 करोड़ हैं और हम 22 करोड़ हैं, वो हमसे ज्यादा जी। होते थे। ज्यादा होते थे। तो हाँ। और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं सर वो 44 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी हैं। वाह जी वाह। सो अब हम कभी हमारे यहाँ खुद एहतसाबी, सेल्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म, इंट्रोस्पेक्शन वो भी नहीं है कि हम देखें कि हम किस चीज में क्यों पीछे रह गए हैं। तो सर ये बताइएगा कि सोशल साइंसेज में जी। क्या पोजीशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने पिछले 70-74 साल में कितने सोशल साइंटिस्ट पैदा किए हैं, कितने वर्ल्ड लेवल के हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स और जो फील्ड्स हैं इकोनॉमिस्ट्स मसलन, कितने पैदा किए हैं जिनको बाहर की दुनिया भी जानती है, पाकिस्तानी भी जिनको जानते हो। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मैंने तो पहले आपको कह दिया है, नॉट अ सिंगल वन। आप मुझे एक एग्जांपल दे देना कि ये पाकिस्तानी किसी स्कॉलर की किताब ने दुनिया में तहलका मचा दिया या ये किया। यू हैव नेवर, कभी नहीं आपने सुना होगा। मेरी जिन्ना वाली किताब सारे इंडिया के अंदर छा गई है, पाकिस्तान में भी उस पर बहस हो रही है, बिकॉज मैंने उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल के क्रिटिकली बट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर सारा कुछ दिखाया है कि क्या कैसे हुआ और कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। इन्होंने सब कुछ छुपाया हुआ था। यानी 7 साल जो जिन्ना साहब कहते रहे, उनकी एक तकरीर, हम एक तो है ना आयशा जलाल, उनका नाम मैं आज नहीं था लेना चाहता, उनको आप छोड़ दें। उनके बाकी जो थे, उन्होंने क्यों नहीं जाके देखा कि यार इज दिस अ प्लॉजिबल कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो वो कह रही हैं? जी आयशा किसी ने नहीं जलाल। किया, किसी ने नहीं अच्छा, किया। लिहाजा सोशल साइंस में आप नई चीज कहाँ लाएंगे? हिस्ट्री में आप नई चीज क्या लाएंगे? पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है वो तो यही कहती है कि जिन्ना साहब वाज राइट एवरी टाइम। जब उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया डिमांड की, तब भी वो दुरुस्त थे। जब उन्होंने पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल को अपोज किया, तब भी दुरुस्त थे। एनीबॉडी हु कैन थिंक इन सिंपल लॉजिक्स वुड इमीडिएटली क्वेश्चन दिस, कि अगर
क्या कहते हैं, मेजर कोर आर्गुमेंट कहती है कि इंडिया की तकसीम हो मजहब की बुनियाद पे, तो वो असूल अगर हिंदू और सिख अप्लाई करना चाहते हैं बंगाल और पंजाब को, तो व्हाट ऑब्जेक्शन कैन यू हैव ऑन लॉजिकल, मॉरल, एथिकल ग्राउंड्स? कोई भी नहीं है, लेकिन आप बात करके इनसे देख लें। सो आप इस तरह अगर अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, इस तरह अपनी सोशल साइंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, झूठी क्लास स्ट्रगल की बातें करेंगे जिनका कोई तुक ही नहीं है, यानी पाकिस्तान के बनने का जो मेन फायदा हुआ, तो वो तो यहाँ के लैंड ओनिंग क्लासेस को हुआ। ये उसको अवॉइड करके कहीं से एक मुस्लिम बुर्जुआजी का जिक्र कर देते हैं, विच डिडंट एग्जिस्ट अंटिल पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो ये सोशल साइंस भी आइडियोलॉजिकली अगर फिक्स्ड होगी ना, तो उसमें कोई क्रिटिकल नई इनोवेटिव चीज नहीं आएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू एस्टेब्लिश के आइडियोलॉजी इज करेक्ट। ये सोवियत यूनियन का भी प्रॉब्लम बाद में बन गया ना। हालांकि अच्छा उन्होंने फिजिकल साइंसेस में बहुत तरक्की की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में, बट वंस यू कम टू द सोशल वर्ल्ड, वहां पे अगर आप आइडियोलॉजी इम्पोज करेंगे तो आप रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे इल्म को। अमेरिका आगे क्यों निकलता जाता है? बिकॉज दे ऑलवेज हैव इट ओपन फॉर न्यू आइडियाज। चाइना में वो कैसे मैनेज करते हैं आई डोंट नो, बट उन्होंने फिजिकल साइंसेस को उसमें अपनी एलीट को ले आए हैं। सोसाइटी के अंदर अगर कोई अपोज करता है, जर्नलिस्ट ये वो, तो उसको अंदर कर देते हैं। इंडिया कदरे अभी एक फ्री सोसाइटी है, हिंदुत्व फोर्सेस की कोशिश के बावजूद। जैसे आपने दो इंस्टीट्यूट की बात की है, और उनकी सोशल साइंस बहुत स्ट्रांग है, उनके राइटर्स की किताबें वंस इन अ वाइल आगे आती हैं और वो नई पर्सपेक्टिव भी देती हैं, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। अच्छा सर, तहरीके पाकिस्तान के हवाले से जी आप फेमिलियर होंगे एतजाज अहसन का जो थीसिस है जी कि इंडियन सिविलाइजेशन, उनसे किसी ने पूछा ना तो उन्होंने कहा जी आप कौन है, तो उन्होंने जी आई एम इंडस मैन। तो अब ठीक ये है। जो है, ये आर्ग्यूमेंट जो है कितना वैलिड है, और क्या इंडस सिविलाइजेशन जो है वो वागे पे खत्म हो जाती थी और एक कदम इधर आए तो वो पाकिस्तान, और एक कदम उधर चले जाएं तो वो एक अलग सिविलाइजेशन थी? ये क्या क्या थीसिस है, कितना कन्विंसिंग आपको लगता है ये? देखें, एतजाज आसन की जब ये किताब छपी थी, तो मुझे इंग्लैंड से भेजी गई टू रिव्यू इट। वो मेरा रिव्यू छप चुका हुआ है। मैंने कहा देखें, इस तरह ये क्या कहते हैं, रिवरीन थियरीज ऑफ सिविलाइजेशन जो हैं, ये ब्रॉड, मतलब नाइल्स की एक आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, एक अमेज़न की सिविलाइजेशन है, एक, यानी सिविलाइजेशन मींस के जहां पे आप की जरखेज जमीन होगी, वहां पे वेल्थ प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी, तो वहां पे घर, आप सिटीज बना लेंगे। ये तो वो तो गंगा के इर्द गिर्द भी हुआ और इंडस के भी हुआ। सो ऑफ कोर्स रिवर्स के बेड में, रिवर्स के इर्द गिर्द जरखेजी की वजह से पुराने जमाने में सिटीज बनती थी और आप कह सकते हैं सिविलाइजेशंस होती थी। लेकिन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन और गैंजेस वैली सिविलाइजेशन को किसी तरीके से अलग किया जा सकता है जो उन्होंने ट्राई किया? आई थिंक इट्स अ कंप्लीटली अनकन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेट मी ट्राई टू, सबसे पहले जो हिंदुओं के वेदा हैं वो कंप्लीट शायद गैंजेस वैली में जाके हुए होंगे, लेकिन पहले तो वो हमारे इलाके में शुरू हुए थे, जो उनका नैरेटिव है। तो अगर आप एंशंट यहाँ की वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का भी देखें, तो ये सारा इलाका कनेक्टेड है। बाद में उन्होंने कोई एक ऐसा भी, उधर से भी हरकतें फजूल होती रही इन द वे कि वो जो गैंजेस को क्रॉस कर जाए तो वो पता नहीं किस इलाके में चला जाएगा, बट दैट इज ऑल प्री मॉडर्न attempts to explain phenomenon and so on and so forth। 1000 साल तक पंजाब कम से कम हमारे ये इंडस सो कॉल्ड वैली सिविलाइजेशन में तो हमेशा आगरा, दिल्ली और काबुल के जो हुक्मरान थे उनका प्रोविंस रहा है। सिंध की अपनी एक क्या कहते हैं नेटिव रूलिंग्स, क्या कहते हैं रूलर्स भी हुए हैं, ठीक है।
लेकिन उनका कोई बलोचिस्तान के साथ इस तरह ताल्लुक नहीं था। बलोच अपने वहां इलाकों से उतर के सिंध में आ जाते थे जहां पे जरखेज इलाका था, बट उनकी कोई कंबाइंड ऐसी सिविलाइजेशन तो नहीं थी। पख्तून जो है उनका, जैसे मैंने बताया, अफगान काबुल, आगरा और दिल्ली रूल्ड दिस पीरियड आफ्टर महमूद गजनी स्टार्टेड कमिंग हियर। तो पंजाब तो हमेशा उधर की तरफ नॉर्थ इंडिया के साथ कनेक्टेड रहा है। लिहाजा 500 साल 1000 साल की हिस्ट्री को माइनस कर देना और एक रिवर की बुनियाद पे कह देना कि ये सूफियों का इलाका है, हालांकि सूफी जितनी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, सिंध से आप कह सकते हैं, लेकिन नक्शबंदी ऑर्डर दिल्ली में जाके एस्टेब्लिश हुआ, अजमेर में जाके एस्टेब्लिश हुए चिश्ती, और दिल्ली के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, साबर कलियर जो है वो कलियर शरीफ में जाके हुए। तो ये सारा कनेक्टेड जो है सूफी, जो जिसकी ये बात करते हैं, सिंध के सूफियों का पंजाब के सूफियों के साथ कितना ताल्लुक है आई डोंट नो। कहा जाता है कि वहां पे कोई शाह अनायत थे और हमारे यहाँ भी थे, और अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम यहाँ पे, ठीक है, सराइकी जुबान में जरूर आया होगा। मैं यानी यहाँ पे एक कनेक्शन तो था ना, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा नहीं था कि जो बाकी इलाकों से कनेक्शन को तोड़ देता हो। दे वर ऑल कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, डूइंग स्मॉल टाउन बिजनेस, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फाइनली कहां पे जाके मैंने एतजाज हसन को आइडियोलॉजिकली पकड़ा। आखिर वो खबर अपना किताब की कंक्लूजन में कहते हैं कि 47 के वक्त, ये जरा आप जाके दोबारा किताब में चेक कर लें, जो मुसलमान यानी ये गंजेटिक प्लेन यानी गंगा वाली सिविलाइजेशन से पाकिस्तान आ गए, वो दे वर कमिंग बैक होम, ये उन्होंने कह दिया। यानी टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद है ना, और पार्टीशन की बुनियाद को उन्होंने इस तरह भी कंक्लूड किया है कि जो मुसलमान वहां से आ गए, तो इसका क्या मतलब है, यहां से जो हिंदू सिख निकाले गए वो भी उतना जस्टिफाइड है, और मुसलमानों का दे केम बैक होम, यानी ये वो उनकी सिविलाइजेशन है, यहां से वो गलती से वहां चले गए थे। हालांकि मुस्लिम हुक्मरान इंडिया पे, जो नॉर्दर्न इंडिया पे रूल किया है, वो तो किया ही दिल्ली और आगरा से है। लिहाजा वो भी लिखा गया था। एक उसमें गुड, एक एक पॉजिटिव बात भी थी कि बजाय इस्लामी बुनियादों के, जो शायद जियाउल हक और उस स्कूल ने प्रमोट किया था, दे वांटेड के धरती की बुनियाद पे आप कहें कि पाकिस्तान इंडिया से अलग है। तो वो एक गुड फेथ में आप कह सकते हैं भी एलिमेंट है, लेकिन ये चीजें कन्विंसिंग नहीं है फॉर अ स्कॉलर, फॉर अ जर्नलिस्ट राइटिंग समथिंग फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। बेनजीर उससे बहुत खुश हुई थी, सो इट वाज रिटन टू प्लीज बेनजीर, क्योंकि इन सारों का आइडिया टू नेशन थ्योरी को तो मानने का है ना कि वो दुरुस्त थ्योरी थी। तो इस सारी थ्योरी को इस तरीके से भी जस्टिफाई किया गया कि गैंजिक प्लेन की सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन मुसलमानों की सिविलाइजेशन है, बट बिकॉज ऑफ द रिवर्स, विच इज अ वेरी पुअर आर्ग्यूमेंट एक्चुअली। लेकिन लेकिन सर, उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि नॉर्थ इंडिया के हिंदूज और मुसलमान, उनमें ज्यादा चीजें कॉमन हैं बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के हिंदू और साउथ इंडिया के हिंदू, उनमें बहुत सारा इख्तलाफ है। तो फिर टू अच्छा, नेशन थ्योरी तो ये ना हुई ना। नहीं, ये फिर जो इनकी देखें, ये फिर दूसरी तीसरी एडिशन में मेरा पढ़ के रिव्यू शायद उन्होंने वो करेक्ट किया। पहली जो मेरे पास उनके पास किताब है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, नॉट एट ऑल। ये महल जब उन्होंने देखा कि क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, तो फिर उसे रिवाइज किया है। वहां पे भी आई थिंक व्हाट ही ट्राइड टू डू वाज कि जवाहरलाल नेहरू की है ना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहां वो लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मैं जब डाउन साउथ गया तो मुझे हर जगह वही चेहरे नजर आए जो आ, इस धरती के लोग हैं। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था कि नेहरू को तो नजर आता है, मुझे तो नजर नहीं आता, ये चेहरे अलग हैं, वो चेहरे अलग हैं। उनकी पहली एडिशन मेरे पास है, एंड सो आई चैलेंज ऑल दिस।
बाद में उन्होंने अगर रिवाइज कर लिया तो बड़ी खुशी की बात है। अभी अभी उनका सर एक डिटेल्ड इंटरव्यू मोहित पीरजादा ने किया है इन्हीं इश्यूज पे, तो ठीक है वो भी देखने की चीज है, दोस्तों को देखना चाहिए। अच्छा सर, हम अगर अचीवमेंट्स की तरफ आए कि जी। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो पाकिस्तानियों से अगर ये पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनकी मेजॉरिटी यही कहेगी कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो न्यूक्लियर बम का बनाना है। मैं यही और कहने वाला था। जी जी, जी जी। और दूसरी कामयाबी जो है वो इस्लामाबाद जैसा शहर हमने बसाया, एक नया शहर बसाना बहुत ओके। बड़ा एक चैलेंज होता है, बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होती है। तो इन करेक्ट। दो अचीवमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखें, जहां तक इस्लामाबाद बनाने का है तो वो तो एक अचीवमेंट इनकी जरूर है। और ये जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर्स 12 वॉल्यूम, ये मेरी किताब में इसका जिक्र नहीं आया बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अदर मटेरियल, लेकिन मैंने एक दिन पढ़ लिया, वहां पे लिखा था कि पाकिस्तान इज प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश इट्स कैपिटल, दिस इज बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान वर पार्टीशन, इन 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 द रावलपिंडी एरिया जहां पे ये मिलिट्री बेस है इनकी। तो ये आइडिया पाकिस्तान बनने से पहले ही एस्टेब्लिश हो गया था कि ये एक मिलिट्री स्टेट होगी, जिसे मैं गैरिजन स्टेट कहता हूं, और ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल वहां पे। जिस तरह फिर जब ईस्ट पंजाब में उन्होंने पहले चंडीगढ़ बनाया, फिर मेरे ख्याल बाद में इस्लामाबाद बनाया, तो ये दोनों शहर खूबसूरत बनाए गए, मॉडर्न तरीके से बनाए गए, तो ठीक है, ये अचीवमेंट बिल्कुल है। न्यूक्लियर वेपन्स आप कह सकते हैं इनकी अचीवमेंट भी है, और यही दो अचीवमेंट फिर हैं, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्प्यूट देम, क्योंकि ये अचीवमेंट्स तो है ना कि इनका कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर इसमें से चाइना की मदद निकाल दें तो इनके अपने साइंटिस्टों ने तो ये न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्टेब्लिश नहीं ना किए, इनका अपना एफर्ट बहुत कम है। इंडियंस हैव डन their न्यूक्लियर वेपन्स entirely on their own on with their own effort, लेकिन पाकिस्तान से अगर चाइना की जो इनपुट है वो निकाल दें तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट की तो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी भी एस्टेब्लिश करना क्वेश्चनेबल है, लेकिन मान लिया ये दो हैं। लेकिन सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो 40s की टेक्नोलॉजी है, तो इसको री इन्वेंट करना तो कोई साइंटिफिक अचीवमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं है। और इंडियंस मेरा नहीं ख्याल इतने फख्र से ये बताते हैं कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो इस पे इतना एम्फेसिस नहीं देते जितना एम्फेसिस पाकिस्तान में दिया जाता है। और सर एक और आर्ग्यूमेंट जो बहुत मशहूर आर्ग्यूमेंट है, पिछले दिनों फेसबुक पे भी मैंने वो किया, मैंने लिखा जब कि क्या अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की, तो उस पे कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जी पाकिस्तान जिन इलाकों में बना वो बाकी इंडिया से बहुत अंडर डेवलप्ड थे। ठीक है। तो मैंने बहरहाल उनको ये कहा कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी, एचिसन कॉलेज यहाँ पे था, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ था, एफसी कॉलेज यहाँ पे था। तो आप कैसे देखते हैं इन चीजों को कि जी ये जो एरियाज थे क्या ये इतने ही अंडर डेवलप्ड थे, बिल्कुल बैकवर्ड थे? बाकी मुल्कों की क्या सिचुएशन है इस हवाले से अगर हम देखें तो? एक तो इसराइल से मैं कंपेयर करना चाहूंगा बट लेटर, ठीक है, पहले इस आर्ग्यूमेंट को देख लें। देखिए, मेरा तो क्लेम है कि बरतानिया ने जब इंडिया को क्राउन कॉलोनी बना दिया तो उनका सारा फोकस डेवलपमेंट का जो है वो पंजाब पे है, और उसकी वजह थी कि पंजाब से उन्होंने ग्रेट गेम खेलनी थी अगेंस्ट परसीव्ड रशियन थ्रेट, लेटर ऑन सोवियत थ्रेट। तो दुनिया का सबसे बड़ा बैराज और कैनाल सिस्टम जो था दुनिया में सबसे बड़ा, वो उन्होंने पंजाब में बनाया, जिसकी कैनाल कॉलोनीज मशहूर हैं। तो अंग्रेजों के दौर में ही सारे हिंदुस्तान की ग्रेनरी वेस्ट पंजाब बन चुका हुआ था जो पाकिस्तान को मिला। तो ये भी कहना कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे जैसे हिस्टोरिकल अंग्रेजों का आना था तो बॉम्बे कैलकाटा में ज्यादा हुई, और मद्रास में और कानपुर में, क्योंकि और बाद में कराची वो डेवलप कर रहे थे। कराची आफ्टर 1936 डेवलप्ड वेरी फास्ट आफ्टर इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, और इट वाज द सेकंड मेजर पोर्ट आफ्टर बॉम्बे। जब आपने
वेस्ट एशिया के साथ और मिडल ईस्ट और इनके साथ क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करनी हो बाई सी, तो कराची भी डेवलप हो रहा था। बट डेफिनेटली जो इंडस्ट्रीज लगी वो बॉम्बे के इर्द गिर्द, वो कलकत्ता के इर्द गिर्द, जमशेदपुर बना, टाटाज ने बनाया, कानपुर बनाया उन लोगों ने, वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। इसके अंदर भी पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ की, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन खासी कामयाब थी। बल्कि इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ 2.7 था, उसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और पाकिस्तान का 5.3 था इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। इसका सब सत्यानाश कर दिया जब इनको कश्मीर आजाद करने के लिए 65 की वॉर में इन्वॉल्व किया गया। उस दिन से वो, मेरी एक आर्ग्यूमेंट है, देखें 65 तक इंडस्ट्रियल आउटपुट की वजह से इकोनॉमी भी इंप्रूव कर रही थी। उसके बाद दो मौके आते हैं जब फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश की है, एक ड्यूरिंग जिया एंड वंस ड्यूरिंग मुशर्रफ, बट बोथ दोस टाइम्स आर डिफरेंट। उसमें अमेरिकन डॉलर वर पम्प्ड इन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हमारी डाउन हो चुकी हुई थी क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 60s में बहुत आगे थी, वो आप देख लें बांग्लादेश के बहुत पीछे आ गई है। तो ये उस दौरान में ही हुआ है ना सारा कुछ। तो पाकिस्तान में ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उसकी तरफ कदम उठाए गए थे और वर्ल्ड बैंक ने उसमें पूरी सपोर्ट की थी पाकिस्तान की। गुस्ताव पापनेक जो कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट थे, वो ही केम टू पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान डेवलपमेंट प्लान को एक ब्लूप्रिंट डिक्लेयर किया फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और उसके बाद साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया एंड सिंगापुर उनके एक्सपर्ट्स आए हमारी प्लान को स्टडी करने के लिए। आप जाके देखें वो सब कामयाब हो गए। वाई? दे डिसाइडेड नॉट टू गो टू वॉर, हालांकि उनके सबके एक दूसरे के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। मैं तो वहां रह के आया हूं। हमने पंगा ले लिया वो 65 वॉर वाला। तो हम वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग इनटू आवर ओन फुट। हमें चांस भी मिलता है आगे बढ़ने का, तो उस चांस को हम मिस कर देते हैं अपने जिहाद के नशे के अंदर। अब दूसरा एक एग्जांपल और है जो मैं अक्सर देता हूं कि पाकिस्तान एंड इजराइल केम इनटू बीइंग ऑन द सेम बेसिस। A group of people claim that because of their religion, they stand no fair chance along with others. यहूदियों का कि जी वेस्टर्न यूरोप में ये है वो है और उनके साथ ज्यादती हुई। हमने कहा कि हिंदू जो है मेजोरिटी, तो वी विल नॉट गेट। ठीक है, दोनों स्टेट्स बन गई। इजराइल की तो कोई ग्रेनरी भी नहीं थी, वहां पे तो स्वॉम्स थे, यू नो, मॉस्किटोज वर देयर और डेजर्ट वाज देयर। वहां पे कहते हैं कि जब आप एक पायनियर स्पिरिट के साथ आए कि हमारी स्टेट बनी है और हम इसे एक मिसाली स्टेट बनाएंगे, तो उन्होंने काम किया और उस डेजर्ट इलाके को उन्होंने इस वक्त इंडस्ट्रियल पावर दुनिया की बहुत बड़ी बना दी है, टेक्नोलॉजिकल पावर बना दी है। उनकी फूड प्रोडक्शन, उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन, उनकी कोविड में दुनिया से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस। तो इजराइल को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन वहां पे एक स्पिरिट थी। For 1,000-2,000 years, the Jews had suffered a lot. Now they got the country by hook or crook. उस पे I have a lot of criticism how Israel came into being. But बन गया ना। उसके बाद आप क्या करते हैं as a government, as a state? You prioritize your own potential and develop it. पाकिस्तान जब बना था तो इंडिया से जरा इंडस्ट्रियली कम था। हेल्थ वाइज, फूड प्रोडक्शन वाइज वी वर बेटर देन वेस्ट। मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो बहुत गरीब था, उसको छोड़ दें। आई एम जस्ट टॉकिंग। और वो अब हम सबसे आगे, आप भी बता रहे हैं और सबको पता है, बांग्लादेश। ठीक है, बट एट द मोमेंट वेस्ट पाकिस्तान इंडिया से कंपेयर होता था एजुकेशनली। यू सो राइटली पॉइंट आउट, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ थी,
और सारे प्रिंसेस आके एचएसएन कॉलेज में पढ़ते थे। गवर्नमेंट कॉलेज 1853 में स्कूल के तौर पे आया, 64 में कॉलेज, और एफसी कॉलेज भी तब बना। ये तो लीडिंग एरिया था एजुकेशन के एतबार से। तो कुछ इंडिकेटर जो होते हैं ना डेवलपमेंट के, वो हमारे बहुत बेहतर थे इंडिया से। इंडिया में हमसे बहुत ज्यादा गुर्बत थी। until the 70s 80s Indians were poorer than Pakistanis, West Pakistanis. अब वहां पे जैसे ये यूएन की रिपोर्ट्स आती हैं तो उनकी पर कैपिटा हमसे बेहतर हो गई हुई है। तो पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज को जो होती है ना डेवलपमेंटल, और उसके अंदर पीस, अपनी टेरिटरी को के साथ कदर करना, उनके लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो है उसकी बुनियाद पे सियासत करना, वो यहाँ पे कभी हुई नहीं। लोगों ने अजीब अजीब एजेंडा बनाए, पाकिस्तान इज द फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम, और गजनवी हमारी एक है, और गौरी, यानी हम इन्वेडर्स को अपने हीरो बना लेते हैं। ठीक है, फिर अगर आप यही सोच लेके जाते हैं तो इन्वेजन्स का चांस तो जीरो हो गया हुआ है। आपने कई ट्राई भी कर ली हैं, आपका कोई कामयाबी नहीं हुई। यू लॉस्ट बांग्लादेश वॉर, यू लॉस्ट ऑल द वॉर्स यू लॉन्च्ड ऑन इंडिया। तो कहाँ है आपकी कामयाबी? आप ख्वाब ख्याली में वक्त जाया करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अच्छा सर, ये भी तो एक मसला है ना हमारा कि हम हिस्ट्री जो है वो ऑनेस्टली नहीं पढ़ाते, बच्चों को सच नहीं बताते। अभी जैसे आपने जंग की बात की कि हमने जंगें शुरू की, यही बात एयर मार्शल असगर खान ने कई दफा की। वो यूट्यूब पे उनके क्लिप्स मौजूद हैं कि जितनी भी जंगें हुई उनका आगाज जो है वो हमने किया, स्टार्ट हमने किया। जी लेकिन हमारी जो दरसी किताबें हैं वो कहती हैं, मसलन 65 की जंग को हम बहुत ग्लैमराइज करते हैं, बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। उसमें कहते हैं जी कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर हमला कर दिया, जी लेकिन ऑपरेशन जिब्राल्टर का कभी जिक्र नहीं करते। जी जी और हम जो है सर तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में कभी इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करते। नहीं एक करते। दफा एक दफा सर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक हमारे जनरल लेक्चर दे रहे थे, तो वो यही बता रहे थे कि जी इंडिया के पास कितनी फौज है, हमारे पास कितनी फौज है, उनके पास कितने टैंक हैं और हमारे पास कितने टैंक हैं। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा सर बाकी भी कुछ मैदान हैं, उनमें भी कंपैरिजन करना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ खड़े हैं, एजुकेशन में हम कहाँ हैं। तो वो कहने लगे कि असल में मेरा मौजू वो था तो इसलिए मैं वही बात कर रहा था। तो ठीक है, मौजू ऐसा चुनते हैं जिसका तालीम से कोई ताल्लुक ना हो, साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक ना हो, इकोनॉमी से कोई ताल्लुक ना हो, बेशक। और उसका नतीजा ये है कि पूरी कौम जो है वो, उसका मिजाज जो है ना वो जंगजूयाना ही रहता है। उनका मिजाज, उनकी तवज्जो कभी साइंस टेक्नोलॉजी, अपनी बैकवर्डनेस की तरफ नहीं जाती। मसलन सर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की आज इस पे, तो पता ये चला कि इंडिया में हर साल 24,000 लोग पीएचडी करते हैं, और मोस्टली इन साइंस सब्जेक्ट्स। अच्छा। हमारे यहाँ टोटल जो लोग पीएचडी करते हैं वो है 1200। ओके। आप फर्क देख लीजिए, उनकी आबादी जो है हमसे 6 गुना ज्यादा है। तो उस लिहाज से उनकी तादाद अगर इस रेशो से भी देखें तो उनके पीएचडी 7,200 होने चाहिए, जबकि वो 24,000 हैं। लेकिन हमारे मीडिया को, हमारे थिंकिंग सेक्शंस को कह लीजिए, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई बंदा अवाम की तवज्जो इन चीजों की तरफ मबजूल नहीं कराता कि हम कितना पीछे रह गए हैं इंडिया से। अच्छा, जब भी बात होती है वो यही होती है, अच्छा जी आज हमने मिसाइल बना लिया, कल इंडिया ने बनाया था। तो क्या यही मैदान रह गया है मुकाबले का, या हम दूसरे फील्ड्स में भी मुकाबला हमें करना चाहिए इंडिया से? मेरे ख्याल से अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर बनाने में, लिटरेसी रेट इंक्रीज करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डिक्रीज करने में, ये है वो पॉजिटिव कंपटीशन विद इंडिया जिसका पूरा मुनासिब बुनियाद हो सकती है कि आप एक स्टेट को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर आप चाहते हैं उससे आगे बढ़ना। उधर अगर ये आ जाएं तो पाकिस्तान की किस्मत
बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने बताया ये वो मिसाइल और टैंक और इस किस्म की बातों में इन्होंने 75 साल 74 साल लोगों के ज़ाया कर दिए हैं। आपके इल्म में है सर कि हमारे बहुत बड़े एक हिस्टोरियन थे प्रोफेसर के अजीज, उनका मैंने एक दफा इंटरव्यू किया और मैं चाह रहा था कि वो जंग में छपे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे अखबार अखबार पे आके लोग हमला कर दें, तो इस तरह की चीजें हम जंग में नहीं छाप सकते। तो बहरहाल उन्होंने एक चीज जो डिस्क्लोज की उसमें उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की जो किताब है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, उसका प्रेफेस आप देख लीजिए, तो उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये माना कि इस किताब का मटेरियल मैंने इकट्ठा किया, उसको तरतीब मैंने दी एंड आई एंडेड अप राइटिंग द बुक। ओह! और इंडिया के एक पब्लिशर ने, पायरेट पब्लिशर ने, जब वो प्रेफेस पढ़ा तो उसने उस किताब का टाइटल बदल के बतौर ऑथर मेरा नाम लिखा। तो कहने लगे अच्छा, कि मेरे साथ जो ज्यादती पाकिस्तान में हुई, इंडिया के एक पायरेट पब्लिशर ने उसका अजाला किया। वाह तो जी वो वाह! दरअसल ये कहते थे जी आज मैं अगर ये किताब लिखूं तो मेरे कंक्लूजन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन आई एम द रियल ऑथर ऑफ द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। ठीक तो है। ये मैंने कहा जी मैं आपके साथ शेयर करूं। आप कैसे देखते हैं के अजीज को और उनकी जो किताब है द जी। मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान? देखें जी मर्डर ऑफ हिस्ट्री उसे कहते हैं कन्फेशन। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही गॉट दिस प्रॉब्लम जो कि अक्सर इंटेलेक्चुअल्स को एकेडमिक्स को हो सकता है कि मैं अब जाने वाला हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने सारी उम्र झूठ ही बोला है। सच्ची बात है के अजीज वाज मेन स्ट्रीम मुस्लिम लीग हिस्टोरियन और उसी एंगल से ये सारा कुछ लिखते थे। बाद में इनको समझ आई कि ये तो सारा गलत है और के अजीज की जो है मर्डर ऑफ हिस्ट्री ये पायनियर किताब है जिसने सबसे पहले चैलेंज किया कि हम यहाँ क्या हरकतें करते रहे हैं। अब आपने बताया इश्तियाक हुसैन कुरैशी की किताब, दरअसल उन्होंने कलेक्ट किया मटेरियल और लिखा भी तो वो भी उसी झूठ का हिस्सा है ना, जबकि वो इसी नैरेटिव के बनाने वालों में से थे। लेकिन आखिर में उन्होंने इन सब चीजों को डिसोन कर दिया। एक जगह पे उन्होंने भी डंडी मारी है जिसका मैं जिक्र कर दूं, और वो ये है कि इवन के अजीज स्टॉप शॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग और इवन क्वेश्चनिंग सम ऑफ द डिसीजंस ऑफ जिन्ना। हर वो गलत डिसीजन जो उस जमाने में हुआ उन्होंने लियाकत अली खान पे डाल दिया। हालांकि ये मैंने जो अब किताब में दिखाया है कि लियाकत अली खान वाज नोबडी टिल अबाउट मई 1948 व्हेन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना प्रिजाइडेड ओवर ऑल यानी कैबिनेट मीटिंग्स। वो जो डिसीजन लेते थे वो प्राइम मिनिस्टर वहां बाकियों में बैठ के उस पर सिर्फ साइन करते थे। और आपने शायद बताया था कि एक रिक्वायरमेंट थी कि जो अग्री नहीं करता वो छोड़ दे कैबिनेट। सो वी ऑलरेडी हैव द प्रूफ। हम्म, लेकिन ये ऐसी कोई बात के अजीज की मर्डर ऑफ हिस्ट्री में नहीं है। जी वहां पे वो ये डंडी मार गए हैं बिकॉज इन पाकिस्तान शायद ये मारनी पड़ती है। मैंने उसको सारा अनडू कर दिया है। आई हैव सेड ये लियाकत अली की गलती है, ये नेहरू की गलती है, ये गांधी की गलती है और ये जिन्ना की गलती हैं। जी ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये जिन्ना की स्ट्रेंथ है, ये नेहरू की स्ट्रेंथ है, ये गांधी की स्ट्रेंथ है। आई हैव बीन फेयर टू ऑल ऑफ देम। और यही तरीका है क्वालिफाइड पॉलिटिकल एनालिसिस का, हिस्ट्री लिखने का, फ्रीडम मूवमेंट को असेस करने का। सारे ही वो गलत हैं, हम सारी चीजें सच्ची हैं, ये तो बचकाना बात है। तो एक घर में बहन भाई हमेशा प्यार से नहीं रहते, कभी किसी की गलती हो जाती है किसी। तो ये हमारा तो ये लेवल, इसे कहते हैं इन्फेंटाइलिज्म। हमारे हिस्टोरियन, हमारे सोशल साइंटिस्ट, they are suffering from an infantile attitude towards knowledge. कि knowledge is there not for being questioned and improved, but for a particular type of ideological knowledge being imparted to all young minds and generations. ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखें 47 में अगर कहा जाए कि
कांग्रेस वाज होपिंग कि पाकिस्तान फेल हो जाएगा और ये आ जाए, मे बी इट इज करेक्ट। आज तो नहीं है। आपने एक दफा बताया था कि मोदी को किसने पूछा कि जी क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान वापस आ जाए, तो उसने कहा ये तो मेरे खिलाफ साजिश है, वी डोंट वांट पाकिस्तान बैक। गुड, do we want to become part of India? I have not seen many people say that they are happy to be Pakistanis. तो कहाँ ये थ्रेट है इंडिया का? कश्मीर पे आपने जो खुद ही पंगा लिया था उसका रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया की पार्टीशन इसलिए आपने करवा ली कि आप अंग्रेजों के साथ मिल गए। कश्मीर उन्होंने हासिल इसलिए कर लिया कि आपने जंग शुरू की और वो जंग आप जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको रुकना पड़ा। तो हिस्ट्री में दो फिर ज्यादती हुई है ना। सारी फ्रीडम स्ट्रगल तो कांग्रेस ने की थी। आखिरी मौके पे आपने इंडिया की पार्टीशन करा ली। आपने कश्मीर को हासिल करने की कोशिश की, उन्होंने उस जंग में आपको एक जगह पे स्टैंड स्टिल कर दिया। सो फॉर मी ऑल दिस इज पार्ट ऑफ the facts that you have to acknowledge, take a holistic view of it and a philosophical vision कि यार ये होता है। हिस्ट्री में मुल्क बनते हैं, टूटते हैं, बॉर्डर्स चेंज होते हैं। इंटेलेक्चुअल्स का, एकेडमिक्स का काम है सबको अपने आगे सामने नजर रख के तो वो सॉल्यूशंस देना जो लीस्ट पेनफुल है लोगों के लिए। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान कमजोर स्टेट बने या इस पे कोई हमला कर दे, लेकिन पाकिस्तान से अगर इंडिया के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करेंगे तो उसको भी मैं टोटली कंडेम करता हूँ। सो माई पोजिशंस आर ओवरबोर्ड। मैंने कोई नीचे एजेंडा नहीं रखा हुआ। मैं समझता हूँ इसी स्पिरिट में आप भी फंक्शन करते हैं, मैं आपको देखता हूँ, कई और लोग करते हैं। सो वी आर डूइंग आवर हिस्टोरिकल ड्यूटी टू बी ट्रू टू द फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव नॉलेज जो दुनिया ने हमें दिया है, नेचुरल साइंस का, सोशल साइंस का, हिस्टोग्राफी का, उसकी बुनियाद पे बेस्ट सॉल्यूशंस सीख करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये रवैया पाया जाता है कि जी पेट्रियटिज्म का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क की किसी खामी, किसी गलती की निशानदही ना करें। जी अगर आप ये रवैया रखेंगे तो आपके मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अब बेशक। कश्मीर के हवाले से सर आप देखिए, कोई बंदा भी ओपनली ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने बहुत गलतियां की। हम जो ये कहते हैं कि हमारा मौकफ उसूल पर मबनी है, तो हमने जब जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की वो इस उसूल की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। बेशक। उसके बाद भी सर ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, कम से कम आधी दर्जन किताबें ऐसी हैं जिनमें ये चीज मौजूद है कि सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। यानी आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, आपने नहीं लिया। और अब जो है आपने एक नैरेटिव बना लिया, नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड, कि जी हमारे खिलाफ तो साजिश हुई थी, हमारे खिलाफ तो बहुत जुल्म हो गया, हमें लूटा गया, हमें मारा गया। तो जब तक आप ऑनेस्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जी जितने भी मेरे ख्याल में लोग हैं, परवेज उदबॉय जैसे, वो यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने, ये जी जी तरक्की करे। वो जी जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसीलिए क्रिटिसिज्म करते हैं कि पाकिस्तान की जो खुशहाली की मंजिल है वो इस फॉरेन पॉलिसी से हासिल नहीं होगी। तो जी। हमें एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, हमें चेंज की जरूरत है। वाह वाह। उसको लोग कहते हैं ये गद्दारी है, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो बदनामी का लफ्ज भी जो है ना, हमने बहुत बहुत ही ओवर यूज कर रहे हैं इसको। जो भी तनकीद करे उसको कहते हैं जी ये मुल्क को बदनाम कर रहा है। तो हमें इस रवैये को बदलने की जरूरत है। जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तो मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। आपकी इन सारी बातों को तो मैं टोटली एंडोर्स करता हूँ। कोई शरीफ आदमी, रिस्पॉन्सिबल इंटेलेक्चुअल यही बात करेगा जो आपने सारी चीजें सम की हैं। यहाँ पे एक डिटेल में दे दूं कि ये जो है ना कश्मीर कैसे हमने खोया, इसकी स्टोरी के एच खुर्शीद का नाम सबने सुना होगा। के एच खुर्शीद सर्व्ड आल्सो एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी आजाद कश्मीर। तो ये उनकी पोजीशन है। 1944 में एक एडवर्टीजमेंट के बाद वो कायदे आजम मोहम्मदी जिन्ना के
प्राइवेट सेक्रेटरी बने और उनके साथ अक्टूबर 1947 तक उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। उनकी किताब जो है माई मेमोरीज ऑफ जिना, वो आपको मिल जाएगी कहीं, वहां पे उन्होंने, और मेरी जिना की किताब में आया है। दो रेफरेंस मैं देना चाहता हूं जी। इस किताब में। मेरे पास है ये किताब जी, हाँ जी, जो इस किताब में खालिद हसन जी ने कंपाइल की है ना जी ये। जी जी, इस जी किताब में वो कहते हैं कि इन दिसंबर, एंड देन ही सेज exactly 22nd December, we received a message from India that if you don't stake a claim on Hyderabad, you can keep Kashmir. ये किसने कहा? KH खुर्शीद को किसने बताया? चौधरी मोहम्मद अली, जो पाकिस्तान के थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, वो जिन्ना साहब के वेल नोन कॉन्फिडेंट थे। सुबह का सारा काम शाम को बुला लेते थे और चौधरी साहब से सुनते थे। चौधरी साहब वाज हेड ऑफ द पाकिस्तान सिविल सर्विस, और 47 की जो पार्टीशन कमिटीज बनी थी, ही रिप्रेजेंटेड मुस्लिम लीग ऑन द फाइनेंशियल टीम। ठीक है, ही वाज सच अ ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ जिना। वो कहते हैं, आई टुक दिस टू मिस्टर जिना. Mr. Jinnah did not seem to be interested. Jinnah, the great tactician, it seems, was playing for some higher stakes. वो आप वाली बात कि हैदराबाद तो अभी आ जाएगा, कश्मीर तो हम जंग के जरिए ले ही लेंगे क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है। और ये तो इन्होंने जोधपुर वाले राजे को भी किया था, और विजयनगर साउथ इंडिया में भी इनकी कोशिश थी कि इंडिया के जितनी ज्यादा डिविजन्स हों उतनी इनको फायदा है किसी तरीके से। तो ये उन्होंने, इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली की किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। वहां वो कहते हैं कि नवंबर 1947 में आई एंड लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन टू इंडिया, दिल्ली, जहां पे बातों में फिर सरदार पटेल ने कहा कि व्हाई डू यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, why not do business on Kashmir and Hyderabad and resolve this? तो वहां पे पता लग गया कि एक्चुअली सरदार पटेल की ये ऑफर थी, who was होम मिनिस्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान जिनाली मेरी किताब में भी हैं और लोग इसको मानने को तैयार ही नहीं है। जी सर, इंडिया में ये मानने को तैयार नहीं है कि सरदार पटेल ने कभी ऐसी ऑफर की होगी। वो नेहरू को ब्लेम करना चाहते हैं, नेहरू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ पार्टीशन ऑफ कश्मीर। वहां पे एक और एजेंडा चल रहा है ना, ये 2-3 एजेंडा चल रहे हैं जिनका जेन्युइन स्कॉलरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसे कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये वहां से ये इस किस्म की बातें होती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात की ना जी, ये सरदार पटेल की ऑफर वाली, ये जी। सर सरदार शौकत हयात की किताब में भी है, और सरदार इब्राहिम की जो किताब है, जो एजेके के पहले प्रेसिडेंट थे, द कश्मीर सागा, उसमें भी उसकी तफसील मौजूद है। और इंडियन साइड पे सर सैफुद्दीन सोज की किताब में भी उन्होंने ये बात लिखी है। तो ये पक्की बात है, पक्की बात है। सर इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स और आपसे इजाजत चाहता हूं, और आपसे फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। आपने मुझे बहुत बहुत फिक्र अंगेज बातें की, बहुत अच्छी बातें की, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी दोस्त हमारे जो हैं वो भी इन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे, ताकि पाकिस्तान एक खुशहाल और तालीम याफ्ता मुल्क बन सके। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर इनविटेशन चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।